हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आनंद क्लासेस त्रिमोहानी। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे हमारे जो बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं 14 फरवरी से मैट्रिक का। उस बोर्ड एग्जाम में सबसे फर्स्ट डे मैथ का एग्जाम है, बेटा गणित का एग्जाम है। तो हम आज इस वीडियो में आप लोग को गणित के सारे चैप्टर के सारे फार्मूला बताने वाले हैं। ए टू जेड फार्मूला, जितने भी आपके गणित में फार्मूला है वो सभी फार्मूला आपको हम इस चैप्टर में बताने वाले हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वन शॉर्ट वीडियो लेंगे जिसमें पूरे एनसीईआरटी का ए टू जेड क्वेश्चन सॉल्यूशन देंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम पूरे फार्मूला को बात करेंगे। तो चलिए टाइम को कम वेस्ट करते हुए हम शुरू कर रहे हैं अपना जो फार्मूला की क्लास है उस क्लास को। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग को मालूम होना चाहिए कि हमारे गणित में टोटल 15 चैप्टर है। एनसीईआरटी का मैं बात कर रहा हूँ और एनसीईआरटी के माध्यम से हम चलेंगे। पूरे गणित में टोटल चैप्टर हमारा 15 है। फर्स्ट चैप्टर है, पहला चैप्टर है मेरा वास्तविक संख्या। तो हम वास्तविक संख्या का शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले फॉर्मूला वास्तविक संख्या का। प्यारे बच्चों, वास्तविक संख्या के चैप्टर में जो भी फॉर्मूला आते हैं वो फॉर्मूला मैं अभी आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट में फॉर्मूला हमारा आता है वास्तविक संख्या में एलसीएम। यदि दो संख्या दिया रहे, एक संख्या ए तथा दूसरी संख्या बी, तो हमको एलसीएम एंड एचसीएफ के बीच में रिलेशन पूछता है। तो इससे हम रिलेशन क्या निकलता है, मेरा फर्स्ट रिलेशन बनता है ए गुने में बी इक्वल टू में एलसीएम गुने में एचसीएफ। मेरा ये फार्मूला बनती है सबसे फर्स्ट में ए गुने में बी इक्वल टू में एलसीएम गुने में एचसीएफ। सेकेंड जो मेरा बनता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो मेरा फार्मूला बनता है ए इक्वल टू में बी क्यू प्लस में आर, जहां हमारा जो ये आर होगा, ये आर का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगी, लेकिन हमेशा जो होगा b से छोटा होगी। r का मान जो हमारा है 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगी, लेकिन b का मान जो है हमेशा r से बड़ा होगी और r का मान हमेशा b से छोटा होगी। यहाँ पे a क्या है, यदि दो संख्या दिया रहेगा तो a हमारा सबसे बड़ी वाली संख्या है, a यहाँ हमारा बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या जो दो संख्या दिया रहेगा, और b मेरा छोटी संख्या है। ये वास्तविक संख्या का, वास्तविक संख्या में बस इतना ही फार्मूला है। दूसरा शांत अशांत पहचानने का तरीका है। मैं तरीका यहाँ पे नहीं, सिर्फ और सिर्फ फार्मूला आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में, फार्मूला क्या होती है। इतना फार्मूला के बाद हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर आता है, सेकेंड चैप्टर बहुपद, जिसको हम इंग्लिश में पोलिनोमियल के नाम से जानते हैं। बहुपद में जो हमारा फार्मूला आता है, फर्स्ट फार्मूला है मेरे प्यारे दोस्तों बहुपद चैप्टर में। बहुपद चैप्टर में फार्मूला क्या होती है, बहुपद चैप्टर में आपको कोई खास से तरह की नहीं होती है। जब कोई बहुपद दिया रहेगा तो उनके शून्याङ्कों और गुणांकों के बीच की जो सत्यता जांच करने की होती है, शून्याङ्कों गुणांकों के बीच में संबंध ज्ञात करने के लिए होता है, वो बोला जाता है। तो अगर मान लीजिए हम एक बहुपद लिख रहे हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू में 0, तो यहाँ से इसका दो शून्यक, यदि इनका दो शून्यक रहेगा, क्या चीज, अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा प्लस का बीटा इक्वल टू में जो सूत्र होगा माइनस का बी बाई अल्फा इंटू बीटा का जो सूत्र होगा सी बाई होगी। अगर हमको इस दोनों शून्याङ्कों को देकर यदि हमको बोलेगा द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो द्विघात बहुपद बराबर सूत्र जो होगा हमारा, द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र होगा एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस का बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा।
ये द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र होता है। और द्विघात बहुपद है इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों इसके पास मात्र 2 शून्य अल्फा और बीटा। यदि त्रिघात बहुपद हो, त्रिघात बहुपद हो तो त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है ax³ प्लस में bx² प्लस का cx प्लस का d। तो इसके पास 3 शून्य होते हैं, इनके पास 3 शून्य होंगे, एक का नाम अल्फा, एक का नाम बीटा और एक का नाम गामा होते हैं। तब हमको यहाँ से क्वेश्चन पूछती है अल्फा प्लस का बीटा प्लस का गामा बराबर क्या होता है, तो माइनस का b/a होती है। अल्फा प्लस का बीटा प्लस का गामा बराबर माइनस का b/a होती है। और अल्फा बीटा प्लस का बीटा गामा प्लस का गामा अल्फा बराबर c/a होती है। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस का d/a होती है। अगर इस त्रिघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला पूछे, त्रिघात बहुपद बराबर पूछे तो x³ माइनस का अल्फा प्लस का बीटा प्लस का गामा इंटू x² प्लस का, सॉरी यहाँ प्लस होती है, यहाँ माइनस होती है, माइनस x² माइनस अल्फा बीटा प्लस का बीटा गामा प्लस का गामा अल्फा और प्लस का अल्फा इंटू यहाँ पे x प्लस का अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होती है। ये होती है द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र। इसी में और फॉर्मूला हमारा होता है जो हम लोग बचपन में पढ़े रहे थे कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। उसमें हम कुछ चेंज करेंगे। यदि हम कोई बहुपद 2 बहुपद दिया रहेगा और उसमें भाग देने के लिए बोलेगा, यानी कि बचपन का फॉर्मूला लिख ले पहले हम, भाज्य बराबर में भाजक गुणे में भागफल प्लस में शेषफल जो होती है। तो अगर हमको कोई बहुपद px दिया होगा और qx दिया होगा तो उसको हम यदि px इंटू qx gx इंटू qx सॉरी gx इंटू का qx प्लस का rx होती है ये फॉर्मूला। यदि ये तो तीन चीज दिया रहेगा तो हमको अगला चीज निकालने के लिए ये फॉर्मूला रहती है। ये हमारा बहुपद चैप्टर का फॉर्मूला था जो कि मेरा सेकेंड चैप्टर है। जैसे ही इससे हम आगे बढ़ते हैं तो मेरा थर्ड चैप्टर आता है जिनका नाम पड़ता है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। 2 चर वाले रैखिक समीकरण। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा। और आपसे क्वेश्चन पूछ देते हैं ऑब्जेक्टिव में कि द्विघात समीकरण के पास शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो 1 2 होती है। त्रिघात बहुपद के पास शून्य की संख्या कितनी होती है, तो 3 होती है। इस बात को याद रखिएगा। ये हम ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन बिल क्लास भी लेकर आएंगे, लेकिन अभी फार्मूला की क्लास चलते हैं इसलिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ फार्मूला के बारे में आपको हम अभी बता रहे हैं। घबराने का जरूरत नहीं है, आराम से आप लोग एग्जाम दीजिए और एग्जाम देने के बाद फिर हम मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में और एग्जाम का हालचाल पूछते हैं कैसा आपका एग्जाम गया। चलिए, तो इस चैप्टर में हमारे कुछ खास फॉर्मूला नहीं होती है। इस चैप्टर में एक छोटा सा टेबल याद रखना पड़ता है। मान लीजिए 2 चर रैखिक समीकरण, एक एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं। ax प्लस का by प्लस का c बराबर का 0, a1 b1 c1 कर दीजिए। और a2x प्लस का b2y प्लस का c2 बराबर का 0, ये एक समीकरण दिया है। और इस समीकरण से हमको पता, समीकरण के द्वारा हमसे क्वेश्चन पूछता है कि बताइए इस समीकरण में का जो हल होगा कैसा हल निकलेगा और किस तरह का ग्राफ बनेगा इस समीकरण का, या संगत होगी या असंगत होगी, इसी तरह से पूछती है। तो इसमें रिलेशन याद रखिएगा। यदि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2 हो तो समीकरण का जो ग्राफ बनेगा वो प्रतिच्छेदी बनेगी। ग्राफ जो बनेगा प्रतिच्छेदी बनेगी। हल जो होगी वो एक हल होगा और जो बनेगी ग्राफ वो हमारी संगत होगी। याद रखिएगा, जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 हो तो ग्राफ मेरा प्रतिच्छेदी बनेगी, एक हल निकलेगी और संगत बनेगा। इतना बात आपको याद रखना है। यदि इसको मिटा देते हैं,
यदि इसके आगे चलिएगा, यदि a1/a2 बराबर होगा b1/b2 को और नॉट इक्वल टू होगा c1/c2, तो जो मेरा ग्राफ बनेगा वो याद रखिएगा, ग्राफ मेरा समांतर बनेगी। समांतर हल जो होगा एक भी हल नहीं होगा, एक भी हल नहीं होगा, वो जो होगी असंगत होगी। याद रखिएगा, जब a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 हो, उस समय जो ग्राफ समांतर बनेगा, हल एक भी नहीं होगी और असंगत होगा। यदि ये सेकेंड केस में हो जाएगा। यदि थर्ड केस में a1/a2 बराबर का बन जाए b1/b2 और बराबर का बन जाए c1/c2, तो जो हमारा ग्राफ बनेगी वह संपाती बनेगी। हल अनेक होगी, अनेक हल होगी और संगत होगी। याद रखिएगा, जब तीनों बराबर हो तो संपाती बनेगी ग्राफ, हल अनेक होगा और हमारा समीकरण जो होगी वो संगत होगी। इस बातों का आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम नेक्स्ट करते हैं इरेज कर देते हैं इसको। ये हमारे दो चर रैखिक समीकरण का फॉर्मूला था। जैसे ही इनसे आगे बढ़ते हैं, अगला चैप्टर मेरा आता है चैप्टर नंबर 4, इनका नाम पड़ता है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, इसमें मेरे प्यारे दोस्तों और बहुत सारे हैं। ग्राफ समीकरण बनाना, ग्राफ खींचना, क्या होती है नहीं होती है, याद रखिएगा। जब ग्राफ बनाएंगे तो एक्स अक्ष पर जितने बार कोई रेखा काटेगी उस समीकरण का उतना हल होगा। अगर ग्राफ ऐसे बन रही है और एक दूसरे पर चढ़ रही है तो संपाती, एक दूसरे के समांतर जा रहा है तो समांतर, और एक दूसरे को काट रही है तो ग्राफ मेरा प्रतिच्छेदी बनता है। ये सब हम क्वेश्चन में सॉल्यूशन करते हैं। फॉर्मूला का बात करें, इसलिए फॉर्मूला ही डायरेक्ट हम बताते चल रहे हैं इस चैप्टर में। द्विघात समीकरण चैप्टर में प्यारे दोस्तों हमको द्विघात दो, मतलब जिस समीकरण घात 2 हो उसके बारे में चर्चा करेंगे। और इनमें हमको 2-3 तरह की बातें याद रखना पड़ता है। सबसे फर्स्ट में द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में दो चीज होती है, एक गुणनखंड निकालते हैं, मतलब उसका जो मान निकालते हैं द्विघात समीकरण में, उसका x का 2 मान निकलेगा या किसी भी चर का 2 मान निकलती है। लेकिन उसमें होती क्या है कि यदि हम उसको गुणनखंड के तरीका से, गुणनखंड विधि से निकालते हैं तो गुणनखंड विधि से हम लोग आराम से निकाल लेते हैं, उसमें कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब हम इनको निकालेंगे द्विघात समीकरण के मूल के रूप में, तो वहाँ पे हमको फॉर्मूला की जरूरत पड़ती है। वहाँ पे एक नया शब्द सुनने को मिलता है जिनका नाम पड़ता है विवेचक या विविधक, जिनको हम लोग डी से सूचित करते हैं। तो एक पहले इसका व्यापक रूप लिख ले, ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू में 0। ये होता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। इसमें हमको एक मान निकलेगा d, यानी विवेचक, विभेदकर का मान, उसी से हमको इसमें से x का या किसी भी चर मान का मान निकलता है। तो d जो हमारा होता है विवेचक बराबर, सूत्र होती है d बराबर b² माइनस का 4ac, इसके फॉर्म के रूप में d बराबर b² माइनस का 4ac होती है सूत्र। तो अब d, यदि d का मान 0 से बड़ा आए, यदि d का मान 0 से बड़ा आता है तो क्या होती है, d का मान यदि 0 के बराबर आती है तो क्या होती है, यदि d के मान 0 से छोटा आती है तो क्या होती है। इस 3 तरह की केस बनती है। पहला केस, यदि d का मान 0 से छोटा आ जाए तो इसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहता है, मतलब ऐसे समीकरण का हल नहीं निकलती है। जब d का मान 0 से छोटा आ जाए तो उस समीकरण का कोई अस्तित्व नहीं होता है और इसमें समीकरण का मान नहीं निकलता है। जब d का मान 0 होगा
तो इसका मूल निकलेगा, मूल तो निकलेगा लेकिन दो मूल निकलेगा, दोनों का मान समान होगा, यानी कि दोनों मूल समान होंगे, दोनों हल समान होंगे और वास्तविक मान निकलेगा। जब d का मान 0 से बड़ा होगी तो दोनों मूल अलग अलग होंगे, दोनों मूल अलग अलग होंगे, अलग अलग होंगे। याद रखिएगा d बराबर पी स्क्वायर माइनस का 4ac होती है। जब d का मान 0 से बड़ा हो तो दोनों मूल अलग अलग होगा, जब d का मान 0 के बराबर हो तो मूल निकलेगा लेकिन दोनों हाँ समान होगा, और जब d का मान 0 से छोटा होती है तो उस समय कोई उसका अस्तित्व ही नहीं होता है, मतलब उसका हल नहीं निकलता है। जब d का मान आपको निकाले तो हमको निकालना रहता है x का मान, तो x बराबर या मूल बराबर हम बोल सकते हैं, मूल बराबर फॉर्मूला की क्या होती है, तो मूल बराबर फॉर्मूला होती है माइनस का b प्लस माइनस का अंडर रूट d बट्टे में 2a। प्लस माइनस बीच में इसीलिए लगा दिए क्योंकि इसका दो मान निकलता है, एक बार हम प्लस लेकर निकालते हैं, एक बार हम लोग माइनस लेकर निकालते हैं। ये हमारा द्विघात समीकरण में ये जो होती है आपका फॉर्मूला मूल निकालने का, वो इसमें होती है। बाकी सब इसमें बीजीय व्यंजक का फॉर्मूला आप लोग को याद रखना पड़ेगा, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यू, ए माइनस बी का होल क्यू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस सब का फॉर्मूला को याद रखना पड़ेगा और ये सबको यूज होते रहता है कहीं कहीं क्वेश्चन में। तो मतलब आपके बुक का जो फॉर्मूला है वो इतना ही फॉर्मूला है द्विघात समीकरण वाले चैप्टर में, यानी कि चौथा नंबर चैप्टर। जैसे इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग, चैप्टर नंबर 5 आती है। जैसे इसके आगे बढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 आता है जिनका नाम होता है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणियां, इसमें क्या होती है, इसमें आप लोग याद रखिएगा, इसमें सबसे पहले a1 a2 a3 ये an तक कोई AP रहती है, समांतर श्रेणी रहती है, जिसमें हम लोग a2 माइनस a1 करके d का मान निकालते हैं, या a3 माइनस a2 करके d का मान निकालते हैं। d क्या होती है, d मेरा सार्वंतर होती है, d मेरा क्या होती है, तो d मेरा सार्वंतर होती है। a क्या होती है, a मेरा प्रथम पद होता है, पहला पद होती है, ये a1 के नाम से हम लोग जानते हैं। an क्या होता है, an मेरा अंतिम पद होती है किसी भी AP का। n क्या होता है, n मेरा nवां पद होता है, यानी कि जेमा पद पूछेगा उतना पद होता है। एक और इसमें पद आती है Sn, मतलब होती है योगफल होता है AP का। इतना इसमें पद होते हैं। इसमें फॉर्मूला हमारा निकलता है d बराबर तो a2 माइनस a1 या a3 माइनस, यानी अगले पद में से पिछले पद को माइनस करना है तो हमको d का मान मिलता है। यदि हमको an का मान पूछे तो a प्लस का n माइनस का 1 इंटू का d होता है। कौन क्या चीज होता है ऊपर में हम लिख दिए हैं। Sn का मान पूछे तो n बटे 2 इंटू का 2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू का d होती है। अगर हमको Sn दिया रहे और an दिया है और Sn निकाल Sn दिया है और an निकालना, तो जो मेरा फॉर्मूला होता है an बराबर में Sn माइनस का Sn माइनस का 1। और हमको कभी कभी पांचवा पद, छठा पद, सातवां पद पूछ देता है, तो उस समय अगर हमको मान लीजिए तीसरा पद पूछा तो a प्लस का 2d, चौथा पद पूछा तो a प्लस का 3d, कहने का जेमा पद पूछेगा a को जोड़ के उस एक कम करके d से गुना कर दिए, उतना पद निकल जाती है। AP में बस इतना ही फार्मूला है और इतना ही फार्मूला AP चैप्टर यानी समांतर श्रेणी चैप्टर से याद रखिएगा, इससे ज़्यादा फार्मूला नहीं है। आपको इतना फार्मूला याद रखिएगा, a क्या होती है, इसके an बराबर Sn बराबर और n, यही सब फार्मूला होती है, बाकी कोई फार्मूला नहीं होती। इससे नेक्स्ट है त्रिभुज है। त्रिभुज में कोई फार्मूला नहीं है बल्कि एक थ्योरम है, थेल्स का थ्योरम है, और हमारे क्या बोलते हैं उसको
थेल्स का विलोम है, उसके बाद पाइथागोरस जी का है, मतलब कर्ण का स्क्वायर और लंब का आधा स्क्वायर या ए सी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होती है। और जो है थेल्स का प्रमेय, जब दो त्रिभुज आपस में समरूप एक त्रिभुज के बीच में मान लीजिए छठा एक त्रिभुज जैसे खींचा गया है और इस त्रिभुज के ए बी सी है और इसको बीचों बीच एक रेखा खींचा गया है डी, और अगर यदि बी सी समांतर है डी का तो मेरा जो समय संबंध बनती है ए डी बट्टा में बी डी बराबर का ए बट्टा में ई सी, जो हमारे थेल्स का प्रमेय कहलाता है। ओके, आज जब कोई समकोण त्रिभुज दिया रहे हैं जिसमें एगो एंगल 90 का हो और ए बी और सी हो, तो यहाँ पर जो हमारा बनता है रिलेशन वो बनती है ए सी स्क्वायर बराबर का ए बी स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर, जो हमारे पाइथागोरस का प्रमेय कहलाता है। बस त्रिभुज में इतना ही चीज होती है, इतना ही होती है त्रिभुज में। जैसे त्रिभुज से आगे बढ़ते हैं, 7वां चैप्टर मेरा आ जाता है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में सबसे पहले दूरी सूत्र, दो बिंदु के बीच का दूरी बोलता है निकालने के लिए, जिसको हम लोग दूरी सूत्र से निकालते हैं। दूरी सूत्र होता है अंडर रूट का x2 माइनस का x1 का स्क्वायर प्लस का y2 माइनस का y1 का स्क्वायर, दूरी सूत्र। आगे हमको मिल जाता है विभाजन सूत्र। पहले हमको मिल जाता है मध्य बिंदु निकालना रहता है, तो जब मध्य बिंदु निकालना रहता है तो वहाँ पे हमको सूत्र मिल जाती है x1 प्लस का x2 बट्टे में 2 या y1 प्लस का y2 बट्टे में 2। उसके बाद मिल जाता है विभाजन सूत्र में। विभाजन सूत्र क्या होती है? तो विभाजन सूत्र का हमारा हो जाता है mx2 प्लस का nx1 बट्टे में m प्लस का n और my2 प्लस का ny1 बट्टे में m प्लस का n, ये विभाजन सूत्र मिल जाती है। जिसे इसके आगे बढ़ते हैं, त्रिभुज के केंद्रक का सूत्र मिल जाता है। त्रिभुज का केंद्रक का सूत्र होता है x1 प्लस का x2 प्लस का x3 बट्टे में 3 और y1 प्लस का y2 प्लस का y3 बट्टे में 3, ये मिल जाता है त्रिभुज के केंद्रक का सूत्र। इसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र मिल जाता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1 बट्टे में 2 इंटू का x1 इंटू में y1 माइनस y2, x1 इंटू y1 माइनस y2 ये नहीं होती है, 1 बट्टे 2 इंटू में x1 इंटू में y2 माइनस का y3 प्लस का x2 इंटू में y3 माइनस का y1 प्लस का x3 इंटू में y1 माइनस y2 होती है, यानी कि प्लस का x3 इंटू में y1 माइनस का y2 होती है त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र। ये निर्देशांक ज्यामिति का इतना सूत्र है। वीडियो लंबा हो रही है तो हम वीडियो 2 पार्ट में लाते हैं। आज हम इतना ही रहने देते हैं, इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का फार्मूला लेकर आते हैं। वीडियो लंबा हो जाएगी, दिक्कत हो जाती है, इसीलिए सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, आगे बढ़िए। एक मोटिवेशन आज हो जाए, मोटिवेशन नहीं आज लिख पाए अभी मोटिवेशन हो जाए। एक सुंदर सा मोटिवेशन है मेरे प्यारे दोस्तों, कि दुनिया में उसी काम को करने में मजा आती है जिसको दुनिया वाले कहते हैं कि ये तुम कर नहीं सकते हो। आज का मोटिवेशन मेरा यही रहेगा कि दुनिया में उसी काम को करने में मजा आती है जिसको दुनिया वाले कहते हैं कि ये तुम कर नहीं सकते हो। चलिए थैंक्स, बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अब वीडियो लंबा हो गया इसलिए हम इसमें नहीं बना पाए, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक बाय बाय।